हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकस से। मैं हूं अमूल्य ओझा। और बच्चों, अभी हम लोग फिजिक्स में टॉपिक मेनिया पे डिस्कशन करने वाले हैं। और टॉपिक मेनिया में हम लोग आज बीट फिनोमेना पे डिस्कस करेंगे। बीट फिनोमेना को देखा जाए तो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इस पे जनरली क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बीट फिनोमेना को एक बार हम लोग थोड़ा डिटेल में आज समझते हैं और इसके बाद इसमें कुछ जेईई मेंस में आए हुए PYQ से क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं बीट फिनोमेना क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको समझें, व्हाट इज बीट फिनोमेना। बीट फिनोमेना, तो जैसे अगर हम लोग बीट फिनोमेना की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि बीट है क्या और इसमें हम लोग बीट आता ही क्यों है। तो बीट फिनोमेना से पहले हम लोगों ने सुपरपोजिशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया होगा। इसके पहले हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स डिस्कस करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दो वेव्स को जोड़ना। लेकिन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के कुछ स्पेशल केसेस हैं, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो क्या क्या स्पेशल केसेस हैं भाई? इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनको हम लोग थोड़ा डिटेल में इंपॉर्टेंस देके डिस्कस करते हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव से पहली चीज तो हमें एक स्टैंडिंग वेव मिलता है। पहला हम लोग इसमें क्या डिस्कस करते हैं? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव जिसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन आता है फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन एंड सो ऑन। तो पहला डिस्कशन सुपरपोजिशन में हम लोग स्टैंडिंग वेव का करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा फिनोमेना, बीट, बीट फिनोमेना। और इसके बाद हम लोग आते हैं बीट फिनोमेना के बाद इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, तो ये तीन ऐसे फिनोमेना हैं जो कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव से मिलते हैं और ये स्पेशल केसेस होते हैं। तो इनको हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंस देके डिस्कस करते हैं। स्टैंडिंग वेव ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा होगा। यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बीट फिनोमेना, और फॉर्चुनेटली साउंड से अब इंटरफेरेंस को हटा दिया गया है। तो ये इंटरफेरेंस वाला जो केस है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे भी। तो अब ये जो तीन अलग अलग हमने फिनोमेना को देखा है, इसमें क्या है, स्टैंडिंग वेव कैसे बनता है, बीट कैसे बनता है, इंटरफेरेंस कैसे होता है। तो देखिए स्टैंडिंग वेव में क्या है, इसमें दो हमें ऐसी वेव चाहिए होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हैं। अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करने वाली वेव, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है और सेम फ्रीक्वेंसी होता है, तो उनके सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव बनता है। बीट फिनोमेना क्या है? बीट फिनोमेना में हमें एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करने वाली दो वेव चाहिए होती हैं। दोनों वेव किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मिलते हैं, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी में एक स्मॉल डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है। तो उस केस में वहाँ पर बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। बीट्स जैसे कोई एक कॉन्टिन्यूस साउंड होता है तो उसमें एक नॉकिंग साउंड के जैसा होता है, जैसे टन 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 इस तरह से ना घंटी की आवाज़ आती हो, वैसा एक नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है बीट फिनोमेना में। इंटरफेरेंस, इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे ही। फिलहाल हम लोग इसको इतना समझ सकते हैं कि इंटरफेरेंस में क्या है, हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट पोजीशंस पे जाके सुपरपोजिशन की हेल्प से इंटेंसिटी को चेक करते हैं, तो इंटेंसिटी में वेरिएशन मिलता है। और इसके लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि सेम फेज के साथ वेव्स को इमिट करते हैं, और लेकिन दोनों का जो पाथ है वो डिफरेंट हो जाता है। उनका फेज तो सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन पाथ डिफरेंट हो जाता है, और उसकी वजह से हमें पोजीशन के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी में एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। बीट फिनोमेना से पहले हमने सुपरपोजिशन की बात की। सुपरपोजिशन में तीन स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, स्टैंडिंग वेव, बीट फिनोमेना और इंटरफेरेंस। इनमें से भी स्टैंडिंग वेव ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बीट फिनोमेना आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इंटरफेरेंस को हम लोग वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे। तो बीट फिनोमेना को समझते हैं, और बीट फिनोमेना के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है भाई? किसी भी पोजीशन पे, एट अ गिवन पोजीशन, दो वेव सुपर इम्पोज हों, टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। क्या डिफरेंस होना चाहिए भाई? स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सुपर इम्पोज।
ये क्या होंगे, इनका सुपरपोजिशन होगा, सुपर इम्पोज टू फॉर्म या प्रोड्यूस बीट्स, टू प्रोड्यूस बीट्स। तो ये सारी बातें हैं। तो अब इस बीट फिनोमेना को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और इससे पहले जैसे हम लोग एक कोई इक्वेशन ले लेते हैं साउंड वेव का ही। जैसे मान लिया हमारे पास कोई एक वेव है P1 इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा इंटू T माइनस एक्स बाई वी। ऐसा हमने कोई एक साउंड वेव के लिए इक्वेशन लिया, प्रेशर वेव का इक्वेशन है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास एक की जगह पे दो वेव्स हों और दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस हो, है ना। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज P नॉट साइन ओमेगा T माइनस के एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमें दो वेव चाहिए और उन दोनों वेव में क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि भाई हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और दूसरी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो अगर हम लोग दो फ्रीक्वेंसीज को कंसिडर कर लें, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और मान लीजिए मैं दूसरे वाले को कुछ ऐसा लिख दूं कि भाई P2 इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा, यहाँ मैं ओमेगा 1 लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ ओमेगा 2 इंटू टी माइनस के एक्स। अब ये दोनों कहीं सुपर इम्पोज होंगे तो हम लोग इन दोनों को ट्रिग्नोमेट्री से ऐड कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक बार इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग इनका सुपरपोजिशन लें तो P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 और इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, इसको साइन C प्लस साइन D वाले रिजल्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 2P नॉट आएगा। इसके बाद साइन C प्लस साइन D को क्या लिखते हैं, साइन C प्लस D बाई 2। क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिए, साइन C प्लस D बाई 2 दोनों का सम अपॉन 2। तो सम अपॉन 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम अपॉन 2 करेंगे तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस के एक्स, ये तो हमें मिलेगा सम करने पे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। इसके बाद क्या लिखना है, कॉस C माइनस D बाई 2। तो अब देखिए C माइनस D में हमें क्या मिलता है, C से D को अगर माइनस कर दिया जाए, दिस माइनस दिस, तो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी मिलेगा। ऐसा कुछ हमें मिल रहा है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि दिस इज 2P नॉट कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। और ये साइन के साथ हम लोग क्या लिख लेते हैं, साइन ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 है तो इसको मैं ओमेगा एवरेज लिख लेता हूँ, ओमेगा एवरेज इंटू टी माइनस के एक्स। इस तरह का हमें एक इक्वेशन मिल जाता है। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हम लोग काफ़ी कुछ इसमें इंटरप्रेट करने वाले हैं। तो जैसे इस इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग इसके दो पार्ट कर सकते हैं। एक पार्ट तो इसका ये है और दूसरा पार्ट है ये। तो जैसे अगर इस पूरे पार्ट को मैं थोड़ी देर के लिए एक एम्पलीट्यूड के जैसा समझूं तो दिस इज समथिंग P नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा ही एक इक्वेशन है। तो एक तरह से ये फिर से एक हमें प्रोपेगेटिंग वेव का ही इक्वेशन मिल रहा है। ये साउंड का इक्वेशन आ गया है प्रोपेगेटिंग वेव का। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है कि जहां पर हम लोग एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं ना, इस पार्ट को हम लोग एम्पलीट्यूड समझते हैं। तो अभी तक हमने जो वेव्स को देखा है उसमें एम्पलीट्यूड को हम लोग कांस्टेंट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा और पर्टिकुलर इस केस में देखें तो कोसाइन वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। तो ये एक वेरिएबल एम्पलीट्यूड का कॉन्टिन्यूस साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। एक कॉन्टिन्यूस साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल भी किसके साथ, टाइम के साथ। टाइम के साथ टाइम के साथ एम्पलीट्यूड अप डाउन होगा। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है
जैसे अगर इसमें एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह से साउंड में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा इंटेंसिटी में। और बीच बीच में कहीं पर इसमें साउंड का पीक भी सुनाई देगा, है ना। तो जो पीक सुनाई देगा वो एक नॉकिंग साउंड के जैसा होगा, इस तरह से करके, या फिर नॉकिंग साउंड टन 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 इस तरह से, ऐसा कुछ इसमें मिलेगा। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार ग्राफिकली भी समझते हैं कि जैसे यहाँ पर देखा जाए, अभी जो हम लोगों ने इसके पहले वेव लिया हुआ है, किसी एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है, और ये क्लोज फ्रीक्वेंसीज है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए ऐसा कंसीडर करूं कि भाई एक की फ्रीक्वेंसी मैंने कंसीडर किया 1000 और दूसरे की फ्रीक्वेंसी को मैंने कंसीडर किया 1004, तो ये ओमेगा 1 जो एवरेज आएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, वो कितना आ जाएगा 1002। तो जो ओमेगा एवरेज है वो तो इनके आसपास ही है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन जो डिफरेंस है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, वो डिफरेंस हमें मिल जाएगा 4। जहां डिफरेंस है वो तो बहुत छोटा हो गया इनके रिस्पेक्ट में। तो इसी बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो इसमें फ्रीक्वेंसी मिल रहा है एवरेज, ये तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के कंपेरेबल है। इसका मतलब साउंड की जो फ्रीक्वेंसी थी उस फ्रीक्वेंसी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है इसका, उस एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, और ये फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, ये फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। जैसे इस केस में हमने अभी जो एग्जांपल लिया उसमें ये 4 के बराबर आ गया फ्रीक्वेंसी, और जबकि कॉन्टिन्यूस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1002। तो अब इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला जो वेव है इसको और इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं और टाइम के साथ इन वेव्स को अगर हम लोग देखें तो ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा। मान लीजिए फर्स्ट वेव को अगर हम लोग टाइम के साथ देखें तो फर्स्ट वेव हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है। यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड है P0, इधर कहीं पे -P0, और ये हमने एक P0 वाली लाइन ड्रॉ कर दी, इधर हमने एक -P0 की लाइन ड्रॉ कर दी, और ये एक हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो इसका टाइम पीरियड बहुत छोटा होगा, तो ये कुछ ऐसा हमें एक साउंड यहाँ मिलेगा। साइनोसॉइडल वेव होगा कुछ इस तरह से, इसमें यहाँ साउंड हमें मिल रहा होगा, इस तरह से कुछ ये बन रहा है। इस तरह से एक हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये जो हमने पहला वाला वेव लिया है P1, ये P1 हो गया। इसी तरह से जो हमने दूसरा वेव लिया उसमें भी सेम सिचुएशन है, वहां पर भी कुछ ऐसा ही है, वहां पर भी कुछ ऐसा ही है। एम्पलीट्यूड दोनों का हमने सेम लिया है, P0 और P0, दोनों का एम्पलीट्यूड हमने सेम लिया है। ये हमने दूसरा वेव ले लिया P2, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो गया, और इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो लगभग ऐसा ही हमें समझ में आएगा। तो ये भी एक हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है। इस तरह से कुछ हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड यहाँ और कंसीडर कर लिया। ऐसा कुछ इसमें ये दूसरे वाले का रिप्रेजेंटेशन है टाइम के साथ, ये टाइम के साथ रिप्रेजेंटेशन है दूसरे वाले का। और अब ये दोनों एक साथ एक पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों का क्या लेना है, सुपर पोजीशन। तो इन दोनों के सुपर पोजीशन में जैसे फर्स्ट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 थी, सेकेंड की ओमेगा 2 थी, तो इनके सुपर पोजीशन में हमें लगभग इसी तरह का की फ्रीक्वेंसी का एक साउंड मिलेगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो हाई होगी, लेकिन इनमें जो एम्पलीट्यूड अभी कांस्टेंट था वो उसमें कांस्टेंट नहीं होगा। उसमें जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कॉस वाले कर्व के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा, और इसका आप मैक्सिमम और मिनिमम देखेंगे तो ये 2P0 जाएगा। 2P0 इसका मैक्सिमम, 0 मिनिमम, फिर अपोजिट डायरेक्शन में -2P0। तो एक बार हम लोग इस एम्पलीट्यूड को समझते हैं और फिर इसको भी हम लोग मर्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ऐसे मैं कोई एक वेव कंसिडर कर लेता हूँ, ये टाइम हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2P0 चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड में 2P0। इस तरह से कुछ 2P0 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर से -2P0 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
ये -2p0 की एक लाइन हो गई। और अब इसमें जो वेरिएशन है वो कोसाइन वाले कर्व के अकॉर्डिंग है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो वेरिएशन है वो कोसाइन वाले, तो मैं यहाँ पर कुछ फेजेस बना देता हूँ कि जैसे ये मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया π/2। इससे थोड़ा और आगे चले जाते हैं, इसको पाई का फेज बना लेते हैं, है ना। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अपने समझने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ π/2 पाई, यहाँ पे कुछ बना लेते हैं 3π/2, इधर मान लीजिए 3π/2, ये हो गया 2π, इधर है कुछ 5π/2, इस तरह से। तो कॉस जहाँ पे 0 होगा वहाँ पर इसमें मैक्सिमम पे होगा, इधर 0 हो गया, यहाँ पर ये नेगेटिव में मैक्सिमम पे चला जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव में मैक्सिमम पे आ जाएगा, और फिर यहाँ 0, मैक्सिमम 0, नेगेटिव 0, मैक्सिमम 0, इस तरह से कुछ बन रहा है। एक और इसमें अगर हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पर वापस हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम। तो पहले हम लोग इसमें एक कॉस वाला कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ तो मैक्सिमम हो गया। अब इसमें कॉस वाला कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा कर्व इसमें हमें मिलेगा। कॉस वाला कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा होगा। ऐसा कुछ इसमें कॉस वाला कर्व देखने को हमें मिलेगा, इस तरह से। तो ऐसे हमने कॉस वाला कर्व ड्रॉ कर लिया। नेगेटिव साइड से भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो इससे ग्राफ को ड्रॉ करने में थोड़ा आसानी होगी। नेगेटिव साइड से भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इस तरह से कुछ इसमें। तो ये हमने कॉस वाला कर्व ड्रॉ कर लिया। इस कर्व की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि एम्पलीट्यूड इसमें कांस्टेंट नहीं है, लगातार वेरी कर रहा होगा। एम्पलीट्यूड यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ऐसे कॉस वाले कर्व के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं साउंड के फ्रीक्वेंसी की। तो जो साउंड हमने यहाँ पर कंसीडर किया है उसकी फ्रीक्वेंसी तो अभी उतनी ही है, लगभग ω1 और ω2 के आसपास ही। तो हाई फ्रीक्वेंसी का हमें एक साउंड चाहिए जिसमें एम्पलीट्यूड उसका इस कॉस वाले कर्व के अकॉर्डिंग वेरी करे। तो अगर हम लोग उसको इसमें सुपर इम्पोज कर दें तो ये कुछ इस तरह का हमें मिलने वाला है। ये कैसा मिलेगा इसमें, तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। अब ये हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा होगा। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है ना, जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई है, लेकिन अब इसका एम्पलीट्यूड पहले जैसा नहीं रह गया। एम्पलीट्यूड इसका क्या हो गया, कॉस वाले कर्व के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी तो साउंड की अभी भी हाई है, साउंड की फ्रीक्वेंसी अभी भी हाई है, लेकिन अब इसका एम्पलीट्यूड पहले के जैसे कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे पहले थ्रू आउट P0 था, पहले थ्रू आउट P0 था, अब ये इसमें टाइम के साथ साथ लगातार चेंज होते जा रहा है और कोसाइन वाले कर्व के अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इस तरह का हम लोग इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये एक तरह से अपना बीट फिनोमेना हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीट फिनोमेना। ये हम लोग इसको ग्राफ से समझते हैं। अब इस ग्राफ से समझने से देखिए हमें एक फ़ायदा ये है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एम्पलीट्यूड देखें तो ये 2p0 है ना। यहाँ पर
फिर से ये -2p0 है तो उसको वही समझिए 2p0 है ना। इधर भी वही है, एम्पलीट्यूड इसका 2p0 हो गया, यहाँ भी 2p0 हो गया। तो ऐसे बीच बीच में कुछ पॉइंट्स हमें ऐसे मिलेंगे और ये टाइम इंटरवल्स पे मिलेंगे ना, कुछ टाइम इंटरवल्स पे हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई ये एम्पलीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा हो गया 2p0, और जो पहले हमने साउंड यूज़ किया था उससे भी ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो गया, लगभग दोगुना। तो अगर एम्पलीट्यूड दोगुना हो जाता है तो वहाँ पर इंटेंसिटी 4 गुनी हो जाती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो हमने साउंड के 2 वेव कंसीडर किए होंगे उनके रिस्पेक्ट में बीच में कहीं कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें इंटेंसिटी लगभग 4 गुनी चली जाएगी। तो इस तरह से ये एक नॉकिंग साउंड जैसा हमें सुनाई देगा। एक तो नॉर्मल साउंड होगा और बीच बीच में कोई नॉक कर रहा हो उस तरह का, टन टन टन, ऐसा कुछ साउंड इसमें और आएगा। तो ये बीट फिनोमेना का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये तो अपनी जगह है ना, ये हम लोग इसको समझने के लिए, थ्योरेटिकली समझने के लिए इशारा कर रहे हैं। बट इसमें अगर हम लोग कुछ बेसिक बातों का ध्यान दें तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात पे ध्यान देना है कि हमारे से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बीट फ्रीक्वेंसी पे। क्वेश्चंस किस पे पूछे जाते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी पे। और बीट फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग देखें तो बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, ω1 माइनस ω2 से मिल रहा था, तो ये f1 माइनस f2 के बराबर आता है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? मॉड f1 माइनस f2, दोनों में से जो बड़ा होगा उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो बीट पे सवाल आते हैं वो यहीं से आते हैं, है ना। बीच में 1-2 साल इस पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो हो सकता है कि इस बार इस पे क्वेश्चन आ भी जाए, है ना। तो पहले कुछ ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इस पे प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जेईई मेन 2024 में तो नहीं आया है ना, पहले कहीं आया हुआ है। two sitar strings A and B playing the note dha are slightly out of tune and produce beats of frequency 5 Hz। दो हैं, दोनों में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है और उसमें जो बीट्स फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो है 5। तो किसी एक को F1 बोलें, दूसरे को F2। जैसे A का मैं फ्रीक्वेंसी बोल देता हूँ FA, B की फ्रीक्वेंसी को बोल देता हूँ FB। तो इधर FA माइनस FB इज इक्वल टू 5 और FB माइनस FA इज इक्वल टू 5। इन दोनों में से कोई एक ही सिचुएशन होगी, या तो FA माइनस FB 5 होगा या FB माइनस FA 5 होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग B इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। टेंशन बढ़ाया गया किस में? B में। तो टेंशन का रिजल्ट सीधे सीधे किससे होता है? रिलेशन किससे होता है? वेलोसिटी से। तो B में जो वेव वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? √T/μ। टेंशन कौन सा? B वाले कार्ड का। B में अगर हमने टेंशन बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर वेव वेलोसिटी बढ़ गई। अगर वेव वेलोसिटी बढ़ गई तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? F लैम्डा। लेंथ को तो फिक्स रखते हैं। तो वेव वेलोसिटी के बढ़ाने से क्या बढ़ गया? फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। किसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया? B का। तो अब देखिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर B की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं या इसमें B की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो उससे नंबर ऑफ बीट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर यहाँ पर हम लोग FB पहले ही A से ज़्यादा है और अब हमने FB को और बढ़ा दिया तो यहाँ पे जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर FA बड़ा था, FB छोटा था और अब हम लोग FB को बड़ा कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। पहले डिक्रीज करेगी और बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बाद में इंक्रीज कर जाएगी, है ना। लेकिन इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला गया है कि जैसे ही टेंशन को हम लोग B में बढ़ाते हैं, द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी डिक्रीज्ड बाय 3 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई? घट गई है। तो बीट फ्रीक्वेंसी के घटने का एक ही मतलब है कि हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो, तभी बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी। और इस सिचुएशन में देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया FA माइनस FB बराबर 5। सीधे सीधे हमें क्या लिखना है अब? FA माइनस FB बराबर 5 और FB शायद पहले से दिया है क्या? नहीं, A दिया हुआ है 425। तो FA की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए 425, तो यहाँ से FB आपको क्या मिल जाएगा? 420 के बराबर। FB की वैल्यू क्या आ गई? 420 हर्ट्ज। 420 हर्ट्ज का कोई ऑप्शन है इसमें?
ऑप्शन बी। तो ये एक आसान सा सवाल बन गया है, सीधे सीधे F1 माइनस F2 वाले फॉर्मूले पे थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 बीट्स पर सेकेंड, यहाँ पे S छूट गया है, 5 beats per second are heard when a tuning fork is sounded with a sonometer wire under tension when the length of the sonometer wire is either 0.95 meters or 1 meter। ये दो अलग अलग केसेज इन्होंने दे दिए। एक बार लेंथ को क्या बताया गया, 0.95 मीटर्स, और सेकेंड केस में लेंथ को क्या बताया गया, 1 मीटर्स। और दोनों केस में जो हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो कितनी है, दोनों केस में बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 हर्ट्ज, दोनों केस में उतनी है। टेंशन दोनों में सेम रखा गया है ना, टेंशन दोनों में सेम रखा गया। तो अब यहाँ पे देखिए, जब आप टेंशन को मेंटेन रखेंगे तो इसका मतलब है कि वेव वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वेव वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ है, एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से। और अगर हमने लेंथ को एडजस्ट कर दिया, इसका मतलब हमने लैम्डा को एडजस्ट कर दिया। तो अगर हमने कहीं पे लैम्डा को बढ़ाया होगा तो ऑब्वियसली वहां पर हमने फ्रीक्वेंसी को कम किया है। तो जिसमें लेंथ कम है उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसमें लेंथ ज़्यादा है उसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी। और दोनों केस में हमें 5 का इसमें बीट फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 हमें दो डिफरेंस के साथ आना चाहिए। तो या तो 5 जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी उससे 5 ज़्यादा वाला हो या उससे 5 कम वाला हो। तो देखिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें इस केस में मिलने वाली है। तो इस केस में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को F1 लिख लेते हैं तो F1 बराबर क्या होगा, V/2 L1 0.95। और दूसरे केस में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को F2 बोल दें तो F2 विल बी इक्वल टू V/2 और लेंथ कितना, 1। अब यहाँ पर क्या, F1 माइनस हम लोग फ्रीक्वेंसी सपोज कर लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क की F। तो F1 माइनस F कितना दिया हुआ है, 5। लेकिन अब यहाँ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई तो इस बार F बड़ा होगा और F2 छोटा होगा, और अब ये कितना आना चाहिए, 5। तो सबकी वैल्यू रिप्लेस करके इसको सॉल्व कर देते हैं। F1 माइनस F बराबर 5, यहाँ से हम लोग वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। F1 की वैल्यू क्या है, V/2 इंटू 9.95, तो ये V/1.9 हो गया, माइनस F बराबर आ गया 5। और दूसरा क्या है भाई, V/2L है ना, V/2 F माइनस V/2, यहाँ पर क्या है, F माइनस V/2 बराबर है 5। तो इस इक्वेशन को 1.9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से, तो 1.9 मल्टीप्लाई करेंगे, V माइनस 1.9, F बराबर क्या होगा, 5 इंटू 1.9। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 2F माइनस V बराबर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 5 इंटू। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये V कैंसिल हो गया और 2 माइनस 1.9 0.1F बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करिए तो ये 5 इंटू 3.9 बन जाएगा, 5 इंटू 3.9। यहाँ से F कैलकुलेट करिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.9 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 0.1, तो ये 5 इंटू 39 चला गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 195 हर्ट्ज के बराबर आ जाता है। तो देखिए क्या 195 हर्ट्ज ऑप्शन में है, 195 हर्ट्ज बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बीट फिनोमेना पे बेस्ड था और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए और भी कुछ रह गया है क्या, एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क vibrates with a frequency 250 Hz and gives 1 beat per second with the third normal mode of vibration of an open pipe। देखिए ओपन पाइप है और उसका थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन बोला गया है। तो पहले बात तो आप ये ध्यान रखिए, ओपन पाइप की हम लोग फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, V/2L। थर्ड बोला गया है तो दिस इज 3V/2L, 3V/2L। इसका इसके साथ 1 बीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर इस फ्रीक्वेंसी को मैं लिख लूँ F,
तो या तो हमारे पास f माइनस 256 की वैल्यू 1 होगी या फिर 256 माइनस f की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास f के लिए दो पॉसिबिलिटीज आ चुके हैं, f इज ईदर 257 और 255। ये दो ऑप्शंस है अपने पास f के लिए। अब इन दोनों ऑप्शंस को हमें एक बार लेके चलना पड़ेगा। साउंड की वेलोसिटी दी गई है 340, पाइप का लेंथ पूछा गया है। तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोग एक बार 257 रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई वी 340 डिवाइडेड बाई 2L बराबर क्या लिखेंगे 257। यहाँ से देखिए L कैलकुलेट करते हैं, ये क्या आता है 170। तो लेंथ यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई 510 डिवाइडेड बाई 257। तो ये अप्रॉक्स 198 सेंटीमीटर आएगा, अप्रॉक्स 198 सेंटीमीटर। हालांकि 198 कहीं ऑप्शन में नहीं है, 200 है, तो ये 200 के थोड़ा सा क्लोज है। फिर भी हमारे पास अभी एक और ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी के लिए, हम लोग उससे भी चेक कर लेते हैं। तो यहीं पे इस फ्रीक्वेंसी को इक्वेट करा जाए 255 से। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा केस ले लेते हैं 3v, v कितना है इसका 340 डिवाइडेड बाई 2L, लेंथ हमें पता करना है, बराबर क्या लिखना होगा 255। तो ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया, सेम कैलकुलेशन है, 510 ही हो गया। और 255 से आप 510 को भी डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो लेंथ हमें मिलेगा वो होगा 2 मीटर्स, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 200 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 200 सेंटीमीटर वाला तो यहाँ पहले से ही ऑप्शन में है, तो इसी को हम लोग सही करके चलते हैं। तो इस तरह से बीट फिनोमेना पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और इसको हम लोगों ने थोड़ा ठीक से समझा। और ये जो है कि बहुत इजी टॉपिक है ना, सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस पे ही सवाल आते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डन करते हैं और इसी तरह मिलते हैं जल्दी ही किसी टॉपिक वीडियो में और किसी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।